नमस्कार हिमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिमांशु भट्ट जी पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन वो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। हिमांशु जी, अजीत पवार का अचानक निधन हो जाना बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, एनसीपी के लिए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जबकि शरद पवार ने कह दिया कि इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हादसा था, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जिस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे क्या समझा जाए? भारत की प्रजा अब तो समझने लगी है कि ये इनका एक, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेशन। अभी फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा जब पहुंच जाती है तब इंसान ऐसा करता है। ममता दीदी ने क्या क्या कहा, अभी उनके सर पे तो उनके राज्य की चुनाव आके खड़े हैं। उनको तो वो चुनाव उनके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि अगर वो नहीं जीती इस बार तो ममता बनर्जी ब्रांड जो राजनीति थी भारत में, पश्चिम बंगाल में, जो कम्युनिस्ट से उन्होंने सालों साल लड़के ली थी, 15 साल राज किया, वो खत्म हो जाएगी। तो वो तो कुछ भी बोलेगी। अभी उनके बोलने से या उनके जैसे काफी ऐसे नेता है हमारे यहाँ कि जिन्होंने इन बिटवीन द लाइन्स, दो शब्दों के बीच में की जो बात होती है ना, वो हम पत्रकार तो ज्यादा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वो बातें उन्होंने तो कही कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जांच चाहिए, ये सब तो कहते रहेंगे, मगर वो लोग वो बात भूल गए कि जो गया, जो दिवंगत नेता है, वो भी 1.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में मिलाकर उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में चलाता था। ये वही इंसान है कि जो मुख्य प्रधान पृथ्वीराज चौहान हो कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे हो शिवसेना का, एकनाथ शिंदे हो शिवसेना के दूसरे फैक्शन का, या देवेंद्र फडणवीस हो भाजपा का, 5-5, 6-6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुका है। तो वो उसके लिए अगर जाके ऐसी शंका की सुई डाल दे हम पहले ही दिन, जब कुछ जांच नहीं हुई, और कितनों को पता है कि उस वक्त वहां पर विजिबिलिटी क्या थी, मतलब पायलट को दूर से दिखने वाला अंतर कितना था। ऐसा कहा जाता है डीजीसीए के जो नियम है सिविल एविएशन के, वो भी कहते हैं कि छोटे से छोटे ड्रोन को अगर आपको चलाना है ना, तो आपको 400 फीट तक ह्यूमन आइज कैन सी विजिबल। डीजीसीए के जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप 400 फीट की ऊंचाई तक चीज को चला सकते हो। मतलब ये हो गया ना कि मानव दृष्टि उसके आगे नहीं पहुंचती। अगर समझ लो पायलट को कुछ दिखता ही नहीं है, और ऊपर से बारामती का एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है कि जो एयरपोर्ट टेबल टॉप पे है, मतलब कि जो समतल जमीन है उसके ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है, असमान है जमीन। अभी ऐसी स्थिति के अंदर टेबल टॉप पे बनाए हुए एयरपोर्ट पे अगर समझ लो 6-8 सेकंड के लिए विजिबिलिटी 0 हो जाती है, तो क्या वो विमान का पहिया जमीन से नहीं टकराएगा? सवाल बहुत से है। तो जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पूरा डेटा नहीं मिलेगा, जो मलबा है उसमें से ब्लैक बॉक्स को निकाला, इसको निकाला, उसको निकाला, इंजन की हालत देखी, फ्यूल भी भरा हुआ था क्योंकि वहां पे रिफ्यूलिंग फैसिलिटी नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट था। और अगर ऐसे में ऐसा होता है तो पहले ही दिन सीधी शंका की सुई सैबोटाज के ऊपर करके कोई षड्यंत्र के ऊपर निर्धारित कर देना क्या ठीक बात है? कायदे का सवाल तो ये उठना चाहिए। विपक्ष जो बातें करता है, वो विपक्ष तो अभी शरद पवार भी विपक्ष में है ना, उन्होंने तो सीधा कह दिया ये एक हादसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बारामती में उतरने के वक्त
क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, और यही कुछ आज हुआ है। पश्चिम भारत में 2 दिनों से ठंडी का और कोहरे का थोड़ा असर है। अंजू जी, जो हमें यहां दिख रहा है, मैं तो बारामती से काफी दूर बैठा हुआ हूं। बारामती महाराष्ट्र के एक कोने में है, मैं बैठा हुआ हूं महाराष्ट्र के दूसरे कोने से भी 200 किलोमीटर अंदर गुजरात में। अगर जो हमें यहां महसूस हो रहा है, तो ममता दी को बंगाल में बैठे बैठे, कोलकाता में बैठे बैठे कैसे पता चल गया? तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये विपक्ष को कुछ चाहिए, मुद्दा चाहिए, और किसी मरे के ऊपर राजनीति करने से गंदा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। और मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे शर्म आती है, भारतीय राजनीति का स्तर कितना नीचे उतर गया। अंजू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सच में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उससे पहले 2 शब्द भी संवेदना के नहीं कहे कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि राजनेताओं का क्या होगा, कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। किस तरह की बातें कर रही है ममता बनर्जी। और फिर आप सोचिए कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी राग में शुरू हो गए, जबकि अब शरद पवार ने कहा उसके बाद तो इनको शांत हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये हादसा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सर फिर इसकी जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं ना, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए इन लोगों को या नहीं? सही बात है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आप ये सोचो, ये तो अजीत दादा के साथ हुआ, जो कि ये एनडीए के एक घटक पक्ष थे। अगर समझ लो कोई इंडी अलायंस वाले पक्ष के नेता के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया होता, तो ये लोग क्या नहीं करते। आज संसद शायद चलने नहीं दी होती उन्होंने। तो आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है जी। और बजट सत्र के अंदर बहुत सी बातें होनी है, महत्व की बातें होनी है। तो ये तो इनकी सोची समझी राजनीति है, मैं तो ऐसा कहूंगा, और फ्रस्ट्रेशन की एक पराकाष्ठा है, जिसके तहत एक तो मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि राहुल गांधी खाली 2 शब्द बोल के रह गए, वो भी कुछ बोले होते आज तो उनका काम खड़गे जी ने कर दिया। और खड़गे जी तो कहीं भी जाके कुछ भी बोलते हैं। तो ये तो विपक्ष का बोलना तो आज की प्रजा समझ गई है। उनका जनाधार जैसे जैसे घट रहा है 2024 के बाद में, आज 2026 का जनवरी ही चल रहा है, और 12-15 महीने के अंदर, 17 महीने के, 18 महीने के अंदर उनकी जिस तरह से धुलाई हो रही है, उस पर से पता चल जाता है। और महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखिए साहब, 2024 में क्या हाल था, और 2025 का अंत आते आते विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, और जो हाल उद्धव सेना का और कांग्रेस का हुआ, प्रजा ने तो बहुत स्पष्ट जनादेश दे दिया वहां पर भी, और एनसीपी को भी बहुत स्पष्ट जनादेश मिला है। शरद पवार के लिए भी अभी भीष्म पितामह बनने के अलावा और कुछ नहीं रह गया। मैं बड़ी सीधी बात बोल रहा हूं, सीधी भाषा में कह रहा हूं, ये जिसे अंग्रेजी में हम आइडियोलॉग कहते हैं, पार्टी के आइडियोलॉग है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके उनको वोट देंगे। देखिए 2024 के चुनाव को देखिए आप, लोकसभा के, उसके आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% था। शरद पवार फैक्शन का, एनसीपी का, वो 10 में से 8 लोकसभा की सीटें जीते थे। 2025 विधानसभा का चुनाव आते आते उनका तकरीबन सफाया हो गया। उसकी जगह पे प्रजा ने किसको वोट दिया? महायुति में रहे अजीत दादा पवार की एनसीपी को 45 सीटें मिली। और लोगों को शायद आंकड़े पता नहीं है, एक डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूं अंजू जी, कि शरद पवार की एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसको हम बहुत बड़ी रीजनल पार्टी मानते हैं, मगर वो रीजनल पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में खाली 2004 के साल में रहा है, जब उन्होंने 228 में से 71 सीटें जीती थी, 71 खाली। उसके बाद वो कभी मुश्किल से 60 का आंकड़ा भी पार कर पाए हैं। तो वो महाराष्ट्र के भी एक रीजनल क्षेत्र थे,
मगर नाम बहुत बड़ा हो गया था राष्ट्रीय राजकारण में जाके। लोग कहने लगे थे इनको चाणक्य, लोग कहने लगे थे कि शरद पवार की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। मानता हूं मैं कि रिस्पेक्ट है, मगर जो प्रभाव बाला साहब के बाद उनकी पीढ़ी का, उनके बेटे बेटों का नहीं चलता, बेटे बेटियों का नहीं चलता है, उनके बेटे के बेटे का नहीं चलता है, वही चीज आज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में पवार फैमिली के साथ में भी हो रही है। अजीत दादा एक ही बात ऐसे थे कि राज किसका भी हो, महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारे में उनकी चौखट रहेगी, उनका घर बसा रहेगा। और उसी राजनीति के चलते अजीत पवार आज तक टिके थे। लोकसभा में सुनेत्रा पवार तो हार गई थी, यहीं से तो खड़ी हुई थी बारामती से। और वो किसके सामने हारी थी? अपनी ननंद से हारी। देखिए तो प्रजा बहुत स्पष्ट है ना। और वहीं पर लोगों ने अजीत दादा के बेटे को, अजीत दादा के कैंडिडेट को बारामती की विधानसभा सीटों से जीता है, शरद पवार के एनसीपी को नहीं। प्रजा का आदेश क्या था? यही चीज आपको उससे भी नीचे जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी चुनाव हुए, बृहद मुंबई, पुणे, पिपरी चिंचवड, वहां पर दिखा। पुणे और पिपरी चिंचवड में एक जमाने में एनसीपी का घर हुआ करता था। काफी ऐसी दो या तीन महानगर पालिका तो ऐसी रही है कि जहां दो एनसीपी को एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया था और उन्होंने सामने मिलकर भाजपा के सामने चुनाव लड़ा, वहां भी प्रजा ने उनको नकार दिया था। सो द राइटिंग इज ऑन द वॉल एज फार एज शरद पवार इज कंसर्न। अभी जिस तरह से ममता बनर्जी ने जब ये सब बातें कही तो एक डायलॉग ये बोला कि क्योंकि बीजेपी को, एनडीए को छोड़कर अजीत दादा वापस जाना चाह रहे थे शरद पवार के एनसीपी में, इसलिए देखिए क्या टाइमिंग है इस हादसे की। ये खबरें बीच में आ रही थी सर कि इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे अभी आपने पिंपरी चिंचवाड़ की बात की, वहां पर इकट्ठे चुनाव लड़ा, तो ये माना जा रहा था कि शायद एक हो जाएगी ये पार्टी और अजीत दादा महाराष्ट्र की राजनीति को संभालेंगे, सुप्रिया दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति को संभालेंगे। ये आपको लगता है कि ऐसा अब हो पाएगा जब ये हादसा हो गया उसके बाद? हो पाएगा नहीं, ऐसा कुछ होगा, मगर वो अजीत दादा पवार के ग्रुप की तरफ से नहीं, वो शरद पवार ग्रुप की तरफ से पहल होगी। अब उसकी मैं वजह बता दूं आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में एक 3 दिन की सरकार बनी थी भाजपा की। जनादेश के बाद जब उद्धव ठाकरे मुकर गए कि मुझे तो सीएम बनाओ, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं हूं, उन्होंने भाजपा को ऐसा कह दिया, तब देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन शाम को कुछ बात करके अजीत दादा पवार को बुला के दूसरे दिन सुबह राज्यपाल के घर जाके मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए। अजीत दादा पवार ने नायब मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए और एनसीपी के 2/3 से ज्यादा एमएलए अजीत पवार के साथ में चले गए। मगर 2 दिन के बाद शरद पवार ने सब बाजी उल्टी कर दी, भाजपा को मुंह पे तमाचा मारते हुए। अजीत दादा पवार वापस आ गए। वापस आए तो किस शर्त पे वापस आए? उसके बाद जब उद्धव की सरकार बनी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में, मतलब उस वक्त तो एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में थे, तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी, तो उसमें भी अजीत दादा पवार नायब मुख्यमंत्री थे। मेरा कहने का मतलब यह है, आपको दर्शकों को यही मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10-15 साल की राजनीति देख लो आप, कभी इन्होंने 1/3 से ज्यादा विधानसभा नहीं जीते ये पार्टी ने, एनसीपी, मगर फिर भी उनका हाथ हमेशा सत्ता पे रहा है। सत्ता भले कहीं जाने वाली सत्ता भले शिवसेना के पास हो या कांग्रेस के पास हो। पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी कौन होता है उसका? अजीत दादा पवार। पृथ्वीराज के बाद देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होता है? फिर एकनाथ शिंदे बनते हैं तो उनका डेप्यूटी कौन होता है? अजीत दादा पवार। फिर से फडणवीस बनते हैं
तो भी डेप्यूटी कौन होता है? अजीत दादा पवार। तो ये है ना ग्राउंड वर्कर की निशानी है। आज दर्शकों ने भी काफी जगह पे देखा होगा कि बहुत बड़ा जन समुदाय उनको श्रद्धांजलि देने आ गया था। ये है एक ग्राउंड वर्कर की निशानी, और वो हमेशा लोगों के छोटे छोटे काम करने वाला आदमी था। और आज कहना पड़ेगा कि शरद पवार उम्र के वजह से आज जो अजीत पवार कर सकते थे 12, 14, 16 घंटे मैदान पे रह के काम करना, लोगों के बीच में रह के काम करना, वो नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से शरद पवार के गुट की एक सीमितता आ जाती है। ऊपर से उनका जो कोर टीम थी, वो कोर टीम के 75% लोग जब अजीत दादा अलग हुए, लोग ऐसा कहते हैं अलग हुए, मेरा तो आज भी मानना है कि ये अलग नहीं हुए, वो शरद पवार जी के आशीर्वाद से अलग हुए हैं। क्योंकि वहां भी एक क्लियर कट डिमार्केशन मुझे तो दिखता है कि बेटी के लिए राष्ट्रीय राजकारण, भतीजे के लिए महाराष्ट्र। मगर अनफॉर्चुनेटली सुप्रिया सुले को वो किसी न किसी तरह एनडीए में ले जाके मिनिस्टर बना नहीं सकते, क्योंकि भाजपा की नेतागिरी उसके लिए अभी राइप नहीं है, तैयार नहीं है। तो इसी वजह से आज जो हमें जो विषमताएं दिखती है ना, आपने जो सवाल पूछा था कि क्या आप देख रहे हो कि दोनों एनसीपी एक हो जाएंगे, क्योंकि कार्यकर के लिए तो अब विपदा है। जो संगठन का कार्यकर है एनसीपी का, वो एरिया का, मराठवाड़ा का, विदर्भ का, शुगर कोऑपरेटिव वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो एक विपदा है, क्योंकि वो जाके अपनी सब बात कहते थे आजकल अजीत दादा को, कोई बचा नहीं है। वो जो एक वैक्यूम है, वो जो एक खाली जगह पड़ी है, उसको भरने के लिए किसी न किसी नेता को लाना पड़ेगा उनको। सर, अब जैसे आप कह रहे हैं कि शरद पवार गुट पहल करेगा तभी एनसीपी एक हो सकती है, लेकिन और दूसरी तरफ अजीत दादा की जो जगह थी उसकी भरपाई करना एनसीपी के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है कि उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा, जो कि अभी राज्यसभा सांसद है, उनको कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है? क्या उनको या उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है देवेंद्र फडणवीस सरकार में? क्या ये भी हो सकता है? देखिए, बातें तो चल रही है ऐसी कि अजीत दादा की जगह पे उनकी विधवा को लाया जाए, और हमारे यहाँ जो डायनेस्टिक पार्टीज होती है भारतीय राजकारण में, उसके उदाहरण अंजू जी हमने बहुत देखे। लालू भी जेल में गए, किसको बिठा के गए? रबड़ी देवी को। कांग्रेस में भी बात चली सोनिया गांधी को लाने की, और माइंड यू, आपको मैं याद दिलाऊं, सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, उसका सबसे पहला विरोध किसने किया था नागरिकता के विषय पर? शरद पवार ने। सर, अलग हो गए थे वो कांग्रेस इसी मुद्दे पर। कांग्रेस से वो अलग हो गए थे, वही तो बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर सुनेत्रा पवार को एक्सेप्टेंस कितने एनसीपी के लोग देंगे? अंजू जी, वहां साथ में पितृप्रेम भी होगा। पितृप्रेम होगा, वो सुप्रिया के लिए होगा। अब वो भी सोच सकते हैं, शरद पवार क्या वो नहीं सोच सकते कि अब मेरा भतीजा तो रहा नहीं, तो मेरी बेटी ही सही? क्या सुप्रिया को वो राष्ट्रीय राजकारण में खाली लोकसभा की सांसद रहने देने की बजाय वो यहाँ पर डिप्टी सीएम होना नहीं चाहेगी? नहीं देखें, नहीं, वो पसंद करेंगे वो। और उससे भी ज्यादा अंजू जी, मैं जो बात पे आता हूँ, एनसीपी के काफी ऐसे नेता हैं जो पहले डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। आपको नाम याद है छगन भुजबल का? छगन भुजबल आज अजीत दादा के साथ में है। देखिए, वो भाजपा उसमें कुछ नहीं बोलेगा। भाजपा का तो बोलेगा कि एक डेप्यूटी सीएम का पद महाराष्ट्र की सरकार के अंदर आपके लिए है, तो आप चयन करके हमें बताओ कौन आपकी तरह से
राज्य का डिप्टी सीएम होगा। वो तो बड़ी सीधी बात है। जैसे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सुनेत्रा पवार एक नाम है, दूसरा नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर है और जो भी सत्ता से काफी दूर रहे, काफी सालों सिविल एविएशन मिनिस्टर थे वो। उस वक्त के बहुत से अच्छे बुरे कारनामे जिसको कहे जा सकते हैं वो सब है उनके नाम, तो वो वापस आ सकते हैं। ऐसे ही छगन भुजबल है, विठोबा पाटिल करके भी एक डिप्टी सीएम थे पहले एनसीपी के, तो वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे नाम तो बहुत है, मगर यहां सवाल ये उठता है कि एनसीपी का जो संगठन है, जो संगठन आज तकरीबन काफी मात्रा में अजीतदादा पवार के साथ महाराष्ट्र के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं राष्ट्रीय राजकारण की बात नहीं कर रहा। 2025 के चुनाव के बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि एनसीपी किसको रिकॉग्नाइज करती है या वहां का वोटर किसको एनसीपी मानता है, राष्ट्रवादी पार्टी। तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्होंने अजीतदादा पवार को दिलाई। अभी ऐसी स्थिति में एनसीपी की कैडर में से जो दादा के जो 2-4 दोस्त थे जो कि डिप्टी सीएम रह चुके थे और जो कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के अंदर मिनिस्टर्स भी है, उनमें से ही किसी को एलिवेट किया जाए, ये भी हो सकता है। ये यूनिफिकेशन की बात जो है कि दो एनसीपी को मिल जाने की बात है। देखिए, एक तरफ सत्ता हाथ में है एनसीपी के, अजीतदादा पवार के गुट के पास अभी सत्ता है, जबकि शरद पवार गुट के पास कुछ नहीं है। बार्गेनिंग का पावर जो है, डील करने का, यूनिफिकेशन का, तो वो कैसे होगा, जिसे हम जियोपॉलिटिकल भाषा में लीवरेज कहते हैं। तो लीवरेज अभी किसके पास है? अजीतदादा पवार के पास है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो देखता हूं कि अजीतदादा पवार की एनसीपी के साथ में अगर शरद पवार की मूक सहमति से एनसीपी के बाकी बचे हुए लोग सुप्रिया सुले के साथ अगर चले जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति में उनके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि अपने जीते जी अपनी बेटी को सही तरह से स्थापित होता हुआ देखे। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों गुट एक हो जाते हैं तो सुप्रिया सुले को एक सम्मानजनक पोस्ट, एक मिनिस्टरशिप शुरू करने के, जहां से स्टेपिंग स्टोन जिसे कहते हैं, सीढ़ी की चढ़ाई, महाराष्ट्र में मिनिस्टरशिप मिल सकती है। तो वहां से राजकारण की नए अध्याय की शुरुआत एनसीपी कर सकता है, क्योंकि वरना तो शरद पवार फैक्शन के लिए पिछले 2 चुनाव को देखे, विधानसभा का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, तो उनकी धुलाई हो चुकी है। जहां उनका बहुत बड़ा समर्थन था, वहां पर भी वो लोग बहुत कम सीटें जीत पाए हैं इस बार। और वो दोनों पवार ग्रुप दोनों एनसीपी साथ में होने के बावजूद, तो लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो जो चाणक्य, ये वो जो लोग जो चाटुकारिता जो चलती है ना, मैं उसका हिमायती नहीं हूं। मैं वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके बोलता हूं कि ये स्थिति है। सर, आपको ये लग रहा है कि इस मौके पर कहीं ना कहीं शरद पवार दोनों एनसीपी को एक साथ करके सुप्रिया के लिए कोई बड़ी पोस्ट महाराष्ट्र की सरकार में तलाश सकते हैं? ये उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, आपको ये लग रहा है? लेकिन जिसे आपने बहुत सारे नाम गिनाए अजीत दादा पवार की एनसीपी के, जो कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, उनका जो बेटा है पार्थ, आपको लगता है कि उसको भी कमान सौंपी जा सकती? क्योंकि हो सकता है कि जो उनकी पत्नी है अजीत पवार दादा की, वो चाहें कि वो तो खुद राज्यसभा सांसद है, वो चाहें कि उनका बेटा भी या पार्टी की कमान को उनका बेटा संभाले, ये भी तो हो सकता है। तो क्या वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैं जहां तक समझता हूं
जहां तक मुझे समझ में आता है ये होगा नहीं, क्योंकि ऐसी डायनेस्टिक पार्टीज के अंदर आप देखिएगा, कोई भी पार्टी ले लो, डायनेस्टिक पार्टी जो भी है उसमें ले लो, एक पीढ़ी के बाद ही दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी के बाद ही तीसरी पीढ़ी आती है। जब दूसरी पीढ़ी का काफी अस्तित्व चल रहा हो, अभी तो ये खाली अजीत दादा पवार गए ना, सुप्रिया सुले साथ में है, सुनेत्रा पवार है, वो राजकारण में सक्रिय है अभी। ऐसे वक्त में उनके बेटे को एलिवेट कर देना वो परिवारवाद में नहीं होता है। वो परिवार, आप देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जब तक परिवार के दो देरानी जेठानी या दो बहनें एकदम अलग नहीं हुई हो, गांधी परिवार का ही उदाहरण ले लीजिए आप। राहुल गांधी को कब लाए वो लोग, या राजीव जी को कब लाया गया? राजकारण में न होते हुए राजीव जी को लाया गया ना। संजय गांधी की बेवा तो थी, मेनका गांधी तो उस वक्त भी अस्तित्व में थी, क्यों लाया गया? यही चीज आप लालू प्रसाद यादव के उसमें देखिए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, करुणानिधि, स्टालिन और उसके बाद ही उसका बेटा। तो ये तो हर एक परिवारवादी पार्टी में रहेगा। और उसी के लिए मैं ये बात समझ सकता हूं कि डेप्यूटी सीएम के पद के लिए जब पहला प्रेफरेंस कौन होगा, कोई पवार परिवार, और उसमें आप जो नाम कह रहे हैं सुनेत्रा पवार, वो सबसे ज्यादा असरकारक दिखता है, क्योंकि सुप्रिया सुले के लिए अंदर खाने से अग्री होना काफी एनसीपी के अजीत दादा गुट के नेताओं के लिए मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार है, जिसमें शिवसेना भी है, शिंदे वाली, और एनसीपी भी है बीजेपी के साथ, आपको लगता है यहाँ पर कहीं अजीत दादा के जाने का कोई असर पड़ेगा, कोई दिखेगा आपको तालमेल में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने आज कहा भी कि मेरा तो बड़ा दिलदार दोस्त चला गया। तो कुछ लगता है आपको, क्योंकि शिंदे के साथ जहां लगता है कई बार की रिलायबिलिटी है या नहीं है बीजेपी की, वहां पर उनको एनसीपी पर, अजीत दादा पर ज्यादा भरोसा दिखता था देवेंद्र फडणवीस का। अब आपको लगता है कहीं कुछ फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसे हैं। देखिए, इसी की जगह ये आंकड़ों की जगह अगर भाजपा 132 नहीं, पहले की तरह खाली 85 जीता होता ना, तो फर्क पड़ता, बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मगर ये खुद जब बहुमत के एकदम नजदीक है, और दूसरी बात ये कि इनके फैक्शन के, अजीत दादा पवार के फैक्शन के जो 40-45 लोग हैं, उनमें से भी जो आजकल मिनिस्टर्स बने हुए हैं, आधे के ऊपर के लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई सत्ताधारी पोजीशन है। वो लोग अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहेंगे। तो ज्यादा करके होगा क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि घी के ठाम में घी गिर गया, घी के कुल्ले में पूरा घी गिर गया, वैसा अभी 15 दिन तो शोक चलेगा, ये चलेगा, कोई इधर उधर से कोई एक कुछ ना कुछ बोल देगा, संजय राउत जैसा आके कुछ ऐसा भी बोल देगा जिससे अगर आप पहली दफे सुनो तो आपको लगेगा कि आग लगा देगा ये, मगर ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि शिंदे और भाजपा मिलके 2/3 बहुमत के पास है, और 40-45 जो एनसीपी के आए हुए हैं, वो 40-45 तो जिसको कहते हैं ना एड ऑन। अगर एक T20 मैच में अगर एवरेज स्कोर 170-180 का है और भारत की टीम 225 बना देती है, तो मतलब फिर वो शांति से फील्डिंग करते हैं वाली बात हो जाती है। और ये चीज महाराष्ट्र के इस वक्त के हाउस में दिखती है, क्योंकि विपक्ष बचा नहीं है। तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहां?
विपक्ष के पास जाने के बाद भी उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार को गिरा दे। अगर पूरे के पूरे चले गए तो भी, तो ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार को कुछ नहीं होने वाला। बस फर्क पड़ेगा तो वही कि अजीत दादा पवार, जैसे मैंने कहा ना, 5-6 बार उप मुख्यमंत्री और साथ में फाइनेंस का पोर्टफोलियो उनके पास, प्लानिंग का पोर्टफोलियो उनके पास, तो उसमें वो गवर्नेंस में काफी असर आएगा और वो दिखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके लिए जरूर ऑल्टरनेटिव तलाशना पड़ेगा। उनके जैसा कद्दावर और ये सब फाइनेंस वगैरह समझने वाला शख्स ही चाहिए होगा अब देवेंद्र फडणवीस को, भरोसेमंद। लेकिन अब तो आज तो उनका फ्यूनरल है और देखते हैं कितने दिन के बाद एनसीपी के अंदर कुछ सुगबुगाहट होती है, किस तरफ बैठती है ये पूरी बिसात। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है शरद पवार के लिए भी, उनके बेटे जैसे ही थे अजीत दादा, और इस उम्र में उनको ये सब भी देखना पड़ रहा है। तो ये एक उनको पर्सनल लॉस भी है और एनसीपी के लिए भी लॉस है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी। लेकिन क्या कहते हैं ना, सर की विधि के आगे कोई क्या कर सकता है। अब जो बातें चल रही हैं कि ये कोई सैबोटाज तो नहीं, ये सब ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी तो पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन शरद पवार ने कम से कम ये जरूर कहा है कि ये सिर्फ हादसा था, इसके पीछे कोई राजनीति तलाशने की कोशिश ना करें। यानी कि उन्होंने जवाब अखिलेश को भी दे दिया और ममता बनर्जी को भी दे दिया, खड़गे को भी दे दिया। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजू जी नमस्कार।